हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज ये सेट का 5वां वीडियो है, यानी कि इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियो को देख लिया। यदि आप लोगों को नहीं पता है तो जानकारी के लिए बता दूं कि आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के एग्जाम को देखते हुए हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना शुरू किया ताकि आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल का आइडिया लग सके और आप ये देख सकेंगे कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। और ये देख लेने के बाद आप खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, एग्जाम में बेहतर करने के लिए प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आधार पर ही पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर करके जाना काफी जरूरी होता है। तो इसी के तर्ज पे ये सेट 5 यानी कि 5वां वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियो देख लिया। यदि आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि सारे वीडियो इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप सारे क्वेश्चन को भी साथ में करते चलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पहले वीडियो को रोक करके आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे, तो ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो चलिए हम लोग बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज के वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है। और देखिए दोस्तों, हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि प्रीवियस ईयर में कैसा प्रश्न पूछा गया था, बस आपको प्रश्न देखते जाना है और साथ में सॉल्व भी करते जाना है, ठीक है। तो आप पहले वीडियो को पॉज कर खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्या है कि दो संख्याओं का एलसीएम 156 है और उसकी एचसीएफ 12 है। यदि पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों, कोई भी दो संख्या है जिसका एलसीएम यानी कि लसा, ठीक है, 156 है और उसकी एचसीएफ यानी कि मसा 12 है। तो यदि पहली संख्या उसमें 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है और जो कि काफ़ी ईजी होता है, ठीक है। और यही इस प्रश्न का कंसेप्ट होता है। तो चलिए आगे हम लोग कंसेप्ट को देखते हैं, ठीक है। कंसेप्ट क्या होता है कि एलसीएम, यहाँ से लिख देते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप इसे फॉर्मूला कहें, कंसेप्ट कहें, जो कहें, लेकिन यही इसका एक रूल होता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा प्रश्न आपको काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अब जहाँ पे देख सकते हैं कि जिसका जो वैल्यू दिया वो वैल्यू को हम लोग बैठाते चलेंगे और जो पूछा है वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहला है कि एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम कितना 156 है, तो यहाँ से 156 हम लोग एलसीएम में लिख देते हैं, ठीक है। फिर गुना का साइन है तो हम लोग गुना कर देते हैं। उसके बाद बोला एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना, एचसीएफ 12 दिया, तो यहाँ से हम लोग 12 लिख देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ बराबर का साइन देंगे। फिर है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली संख्या 12 है, ठीक है, यहाँ से दिख रहा होगा। तो पहली संख्या 12 है तो पहली संख्या 12 लिख देंगे। फिर गुना का साइन तो गुना कर देंगे। दूसरी संख्या नहीं पता है तो दूसरी संख्या ही रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि निकालना ही दूसरी संख्या। अब जो कटेगा उसे हम लोग काट देंगे, जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। तो ये 12 से ये 12 कट जाता है, ठीक है। अब यहाँ कितना बच गया, 156 और बराबर में इधर दूसरा संख्या, ठीक है। तो दूसरी संख्या के बराबर कौन सी नंबर आ गया, 156, यानी कि दूसरी संख्या 156 होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इसका एक यही फॉर्मूला होता है जिसके आधार पे आप क्वेश्चन को बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए, इस प्रश्न का बिल्कुल जो सही आंसर है ऑप्शन सी 156 हो जाएगा। तो कितने लोगों का सही आंसर आया था आप कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए, यदि ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए, अब इस प्रश्न को भी आप पहले खुद से कीजिए, क्योंकि ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ऐसा प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। क्या बोला है कि उस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 78 सेंटीमीटर और आधार 72 सेंटीमीटर है। अब त्रिभुज का आप लोगों को पता होगा कि कर्ण, आधार और लंब होता है, ठीक है। वो भी किस में, तो समकोण त्रिभुज में। यहाँ पे समकोण त्रिभुज आपको दे दिया गया है और जिसमें कि उसका कर्ण जो है वो 78 सेंटीमीटर है, आधार 72 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोला। तो सबसे पहले एक हम लोग यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। आप देख सकेंगे कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज आप सबको पता होगा कि जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि कर्ण 78 सेंटीमीटर, तो जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है, 78 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद बोला आधार 72 है, तो आधार हम लोग यहाँ से 72 लिख देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे लंब नहीं दिया गया है। तो फिर आगे देखेंगे समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 गुना बेस, यानी कि आधार गुना हाइट यानी कि ऊंचाई, ठीक है। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। बी का मतलब ये आधार होता है, एच का मतलब हाइट यानी कि ये लंब, ठीक है। ये देख सकते हैं कि त्रिभुज में यही तो इसका हाइट है, तो यही निकालना है। तो अब हम लोग इसका कैसे निकालेंगे, चूंकि ये चाहिए तभी इसका क्षेत्रफल निकल सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इसे काट देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, यदि ये लंबा निकालना है तो एक कर्ण का स्क्वायर में आधार का स्क्वायर, इसे माइनस करेंगे तो निकल जाएगा। लेकिन इतना लंबा हम लोग स्क्वायर करेंगे और फिर उसमें माइनस करेंगे, फिर उसका स्क्वायर निकालेंगे, तो वो तो काफ़ी लंबा समय ले लेगा और हो सकता है कि कहीं छोटी सी मिस्टेक की वजह से फिर ये प्रश्न आपसे ना बन पाए। इससे अच्छा है कि इसे हम लोग पहले जो कटता है उसे काट देते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं 6 से कटेगा, 6 से काट देते हैं, 6 कम 6 और 6
दूना 12, ठीक है, यानी कि ये 12 आ गया। अब इसे काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 6 कम 6 और 6 तिया 18, यानी कि ये 13 बार में कटा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप सबको पता होगा कि ट्रिपलेट होता है, ठीक है, 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे 13 देख रहे हैं, यहाँ पे 12 भी मिल रहा है, यहाँ पे 5 नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। अब सारे को हम लोग 6 से काटे हैं, तो इसे 6 से गुना कर देंगे तो इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू यानी एग्जैक्ट जो लंब है वो निकल के आ जाएगा। तो इसे 6 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 30, यानी कि 30 सेंटीमीटर इसका जो है वो हाइट या फिर लंब बोले ये निकल के आ गया, ठीक है। अब चूंकि देखिए 5 12 13 ये रेशियो में वैल्यू था, अब इसका हम लोग ओरिजिनल वैल्यू देखें तो 78 72 और 30 आ गया, ठीक है। अब आगे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला पे बैठा देंगे जो जो वैल्यू दिया है। 1/2 है तो 1/2 को हम लोग वैसे ही लिख देंगे। तो चलिए यहाँ से लिख देते हैं 1/2। उसके बाद बेस बोला यानी कि आधार, तो आधार कितना था 72, तो यहाँ से 72 लिख देंगे। उसके बाद हाइट यानी कि ऊंचाई 30, तो यहाँ से 30 कर देंगे, ठीक है। इसे काटेंगे तो 2 से ये 36 बार में कट जाएगा। फिर आगे हम लोग गुना करते हैं तो 3 6 18 आ जाएगा, 1 बचा 3 3 9 1 10 और एक ये 0, ठीक है, यानी कि 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख सकते हैं कि फॉर्मूला का यूज करके हम लोग प्रश्न को कैसे सॉल्व किए। तो देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकल गया, लेकिन इसमें आपको दो चीज़ सीखने को मिला। पहला है कि कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो लंब कैसे निकालेंगे, और लंब भी निकालने का एक और हम लोग शॉर्टकट तरीका सीखे कि रेशियो से, ठीक है। पहले इसके हम लोग रेशियो को निकाल लिए, उसके बाद इसका एग्जैक्ट वैल्यू को निकाले, ये पहला चीज़ सीखे। और दूसरा इसका फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप इन सब छोटे छोटे फॉर्मूला को याद रखेंगे तो प्रश्न को काफी कम समय में कर सकेंगे। तो देख सकते हैं कि इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जो कि 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे ऑप्शन बी में है और ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए ये रहा अगला प्रश्न, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि जब कोई वस्तु 171 रुपये में बेची जाती है तो उस पर 10% का नुकसान होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों कोई सा भी एक वस्तु है, ठीक है, उसे 171 रुपये में बेचा गया। अब बेचने को हम लोग सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी कहते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि 171 रुपये में बेचे जाती है यानी कि एसपी कितना दिया हुआ है 171, तो 171 लिख देंगे। फिर क्या बोला है कि उस पर नुकसान, अब उसको लॉस हो गया इसमें, ठीक है। तो लॉस कितना का हुआ, तो 10% का लॉस हो गया, ठीक है। अब आगे बोलता है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि सीपी निकालने बोला है, ठीक है, क्रय मूल्य, ठीक है। तो यही इसमें प्रश्न में पूछा है। चलिए अब यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया कि एसपी 171 दिया हुआ है, लॉस 10% का है, तो उसमें सीपी निकालना है जो कि सीपी नहीं पता है। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि सीपी जो अपने आप में हमेशा होता है वो 100% होता है, ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य अपने आप में कभी भी 100% होता है। तो अब इसमें बोला है क्या है कि बेचा तो 171 रुपये में है, लेकिन उसमें उसको लॉस हो गया जो है वो 10% का, यानी कि उसके पास 90% का ही वैल्यू बचा है। चूंकि लॉस 10% का हो गया और अपने आप में 100% सीपी होता है, तो 10% के लॉस होने के बाद उसके पास 90% का ही वैल्यू बचा ना। तो एसपी 171 में जो बेचा है वो 90% का वैल्यू है और हमें निकालना कितना है, सीपी यानी कि 100%। तो उसी तरह आगे हम लोग सॉल्व करेंगे कि ये 171 है, ये कितना का वैल्यू है, ये 90% का वैल्यू, तो 90% लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर गुना कर देंगे कितना से, 100% का हमें वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम लोग 100% लिख देंगे, ठीक है। अब जो कटेगा उसे काटते चलेंगे, परसेंट से ये परसेंटेज कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट गया। अब इसे हम लोग 9 से काटते हैं, इसे 9 से काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा 9, बचा 8 8 एक 9 9 81, यानी कि 19 गुना 10, ठीक है। कितना जाएगा, 19 को 10 से गुना करेंगे तो 190, यानी तो 190 देख सकते हैं इसका जो है वो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य निकल के आ गया, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्न को कैसे कम समय में किया जाता है जो कि लॉस या प्रॉफिट से होता है, ठीक है। यदि यहाँ पे प्रॉफिट होता तो ये 110 का वैल्यू हो जाता, तो यहाँ पे लॉस दिया है तो इसलिए ये 171 जो वो 90% का वैल्यू, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही क्रय मूल्य निकल के आया वो 190 रुपये, ठीक है, यानी कि वस्तु जो 190 रुपये में खरीदा गया था लेकिन बेचा 171 में गया था, जिसमें से उसका 10% का लॉस हुआ था, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए 190 रुपये ये सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं कि 3200 रुपये की राशि पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों ये चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है, ठीक है। तो आप प्रश्न को चाहे तो पहले खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोला है कि 32,000 रुपये की राशि, ठीक है, यानी कि मूलधन 32,000 रुपया है, समय 2 वर्ष है और रेट जो 15% है, ठीक है, कि दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर राशि ज्ञात की, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज इसमें पूछा है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पे जो आपको ब्याज मिला वो और टोटल प्रिंसिपल, ठीक है, यानी कि मूलधन दोनों मिला करके कितना रुपया होगा ये पूछा है 2 वर्ष बाद। तो चलिए आप इसे पहले खुद से सॉल्व करेंगे उसके बाद देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अब 15% के रेट से 2 वर्ष का निकाले तो आप लोगों को पता होगा कि इसका फॉर्मूला होता है 2r इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, इससे आपका रेट निकल जाएगा। तो चलिए यदि ये फॉर्मूला आप लोगों को नहीं पता है तो आप कमेंट जरूर करें, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। तो देखिए इस पर यदि हम लोग निकालेंगे 15% के रेट से तो कितना होता है, 15
को स्क्वायर यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा 225, जिसमें कि 25 लिखना है, और जो बच गया केवल 2 डिजिट ही लिखना होता है, बाकी जो बच गया उसे अगले के साथ में जोड़ देना होता है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे कितना के 2 आ रहा है, यानी कि 15 दूना 30 और 2 32। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया ये 32.25 आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो ये 32.25% इसका टोटल इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो करेंगे कितना कि 32,000 है। ठीक है, 32,000 को गुना करेंगे कितना से, तो यहाँ पे देखिए 32.25 जो है इसका खुद का इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, और प्रिंसिपल अपने आप में हमेशा 100% होता है, तो 100% वो, और यहाँ पे 32.25%, यानी कि 132.25% हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग निकालेंगे तो इतना और भाग दे देंगे 100 से। ठीक है, अब देखते हैं कि कितना आता है। तो चलिए अब जो कटेगा उसे हम लोग काट देते हैं और बाकी फिर हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे 100 का 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, अब 1 जीरो यहाँ पे बच गया। ठीक है, इस जीरो को इसके साथ में गुना करेंगे तो दशमलव यहाँ ना होकर के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग 32 से गुना कर देते हैं। तो चलिए 32 से गुना करते हैं, कितना आ गया 2 5 10 का 0, 1 बच गया, 2 दूना 4 और 1 5 आ गया, 2 दूना 4, फिर 2 तिया 6 और 2 एकम 2 आ गया। ठीक है, फिर आगे करेंगे तो 3 5 15 का 5, 1 बच गया, 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6 हो जाता है, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब आगे से हम लोग जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे ये 0 आ गया, फिर 5 5 10 का 0, 1 बच गया, फिर 7 4 11 1 12 का 2, 1 बच गया, फिर 6 6 12 और 1 13 का 3, 1 बच गया, 9 2 11 1 12 का 2, 1 बच गया, और 3 और 1 4। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 42,320 डबल जीरो आ गया, तो यहाँ पॉइंट की वजह से 1 जीरो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये जीरो खत्म हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर देख सकते हैं कि कितना आ गया 42,320, यानी कि 42,320 रुपये जो है वो इसका टोटल अमाउंट हो जाएगा 2 साल के बाद। ठीक है, 32,000 रुपये की राशि पर यदि 15% की चक्रवृद्धि ब्याज के दर से उधार लिया गया 2 वर्ष के लिए, तो टोटल अमाउंट जो 2 साल के बाद हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 42,320, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है 42,320, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को भी कम समय में किया जा सकता है। बाकी आप चाहे तो इसका 32,000 को फिर 115/100 115/100 2 बार में गुना करते, या तो फिर आप फार्मूला लगा करके भी कर सकते थे, वैसे भी आता, लेकिन उसमें आपको समय ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि इस तरीक़े से करने पे आपके बहुत ही कम समय में आप प्रश्नों को सही कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक यदि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 साल बाद 10% प्रति वर्ष की एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 462 रुपया है, तो निवेश किया गया ध्यान ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों 2 साल में जो है वो कितना है कि 10% प्रति वर्ष, ठीक है, 10% के रेट से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है 462 रुपया है, तो निवेश किया गया ध्यान ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब ऐसे प्रश्नों को भी एक तो फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला आप लोगों को शायद पता होगा कि D बराबर PR² बटा में 10,000 होता है। ठीक है, ये फार्मूला है। तो फार्मूला से ना करके ऐसे प्रश्नों को हम लोग डायरेक्ट करते हैं, तो कैसे करेंगे, तो 10% के रेट से 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 20%। ठीक है, पहला रेट साल में 10% बढ़ेगा, ये साधारण ब्याज में है, और उसके बाद फिर क्या बोला है कि और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, और यदि फिर चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग देखते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में कितना हो जाएगा, ये 21% हो जाएगा। ठीक है, तो 2 साल में साधारण ब्याज 20% है और चक्रवृद्धि ब्याज 21% है। अब क्या बोला है कि दोनों के बीच का अंतर 462 रुपया है, तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना आ जा रहा है 1% आ जा रहा है। ठीक है, 1% आ गया, और यही जो है वो 462 के बराबर है। ठीक है, तो क्या बोला कि निवेश किया गया धन ज्ञात कीजिए, यानी कि पी पूछा है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, तो आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि मूलधन जो होता है अपने आप में हमेशा 100% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1% का वैल्यू 462 रुपया है, तो यहाँ से हम लोग 100% का वैल्यू निकालना चाहें तो इसके लिए क्या करेंगे कि 462 को भी 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना निकल के आ गया 46,200 रुपया। ठीक है, 46,200 रुपये, जो कि इस प्रश्न में देख सकते हैं कि ऑप्शन डी ये बिल्कुल सही आंसर है, 46,200 रुपया। ठीक है, तो देखिए ऐसे प्रश्नों को बिना किसी फॉर्मूले का यूज किए ही और कितने कम समय में कर सकते हैं। अब चलिए फिर आगे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए ये रहा छठा प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि एक दुकानदार प्रत्येक के लिए 94 रुपये पर 2 लेख बेचता है, जिसमें से एक लेख में 10% का लाभ कमाया और दूसरे पर 10% का नुकसान उठाया, कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, एक तो आप चाहे तो उसमें निकाल सकते हैं कि 94 रुपये में 2 खरीदता है, इसके आधार पर उसका CP निकालेंगे, उसमें फिर देखेंगे कि वो 10% लाभ कमाया तो 110% का वैल्यू निकालेंगे, दूसरा में 10% का नुकसान कमाया तो उसमें 90% से उसका वैल्यू निकालेंगे। तो ऐसे करते करते आपका तब तक 2-3 प्रश्न कर सकते थे, उतना समय इसमें लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न का जो डायरेक्ट ट्रिक होता है वो क्या होता है कि R², ठीक है, R² बटा में 100, ये इस प्रश्न का
सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि अब r²/100 आपको बता दिया, लेकिन क्या इसमें लाभ होगा या हानि होगा? तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि जब भी सेम रेट पर यानी सेम परसेंटेज का लाभ कमाया और सेम % का नुकसान उठाया, तो ऐसी स्थिति में हमेशा जो वो हानि ही होता है। ठीक है, ऐसे में कभी भी लाभ नहीं होता है, हमेशा हानि ही होता है। तो इस प्रश्न में भी देख सकते हैं कि 10% का लाभ कमाया और 10% का उसका नुकसान हुआ है। ठीक है, तो 10% का लाभ और नुकसान दोनों 10-10% का, तो ऐसी स्थिति में उसे हमेशा जो वो हानि ही होगा। ठीक है, यदि यहाँ पे 20% का लाभ होता, 20% का नुकसान होता, तो ऐसे में भी उसका हानि होता। यदि 50% किसी वस्तु में लाभ कमाता और किसी वस्तु में 50% का नुकसान कमाता, तो ऐसी स्थिति में भी उसे हमेशा हानि ही होता। ठीक है, इसमें भी उसका हानि ही हुआ है। तो अब हम लोग फॉर्मूला पर बैठाते हैं कि कितना % का हानि हुआ, चूंकि उसमें जो है परसेंटेज में पूछा है। ठीक है, तो r², रेट कितना है? रेट यहाँ से देख सकते हैं कि 10% है। ठीक है, दोनों जगह में 10% है, तो 10% का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा। तो हम लोग इसे 100 लिख देंगे बटा में 100। ठीक है, अब इसे काट देंगे तो कितना आ गया? 1, यानी कि 1% जो आ गया, यही उसको जो है नुकसान हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको हानि और लाभ दोनों देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको ऐसे प्रश्न में याद रखना है कि हमेशा हानि ही होता है। तो इस प्रश्न में भी हानि हुआ है, तो ऑप्शन बी 1% हानि, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो कितने लोगों को ये आज पता चला, आप लोग कमेंट कर जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न को फिर देखते हैं। तो चलिए अब इस प्रश्न को भी पढ़ते हैं कि यदि एक कॉन्फ्रेंस हॉल का आयतन 3808 मीटर क्यूब है और फर्श का क्षेत्रफल 224 मीटर स्क्वायर है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई एक कमरा है। ठीक है, उस कमरा का क्या बोला कि उसका आयतन क्या है कि 3808 मीटर क्यूब है और उसका फर्श का क्षेत्रफल जो है वो 224 मीटर स्क्वायर है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको आयतन और क्षेत्रफल दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस प्रश्न को कर सकते थे, अन्यथा आप सोचते रह जाते कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो आयतन सबसे पहले आपको देखिए, हॉल का आयतन जो निकलता है वो कैसे निकलता है? तो हॉल का आयतन के लिए आपको पता होना चाहिए कि LBH, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई निकालेंगे तो इसका आयतन निकल जाएगा, जो कि दिया हुआ है कितना? 3808 मीटर क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोला है कि फर्श का क्षेत्रफल। अब फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी कि L गुना B बराबर कितना हो गया है? 224 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आयतन हमेशा क्यूब में निकलता है, इसलिए यहाँ पे मीटर क्यूब है, और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, इसलिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब हम लोग आगे भी इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे LB है। ठीक है, इसमें केवल H का वैल्यू नहीं है, यहाँ पे LB का वैल्यू दिया हुआ है, तो LB के वैल्यू के जगह में हम लोग LB को बैठा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 224H बराबर 3808 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो डायरेक्ट H बराबर हम लोग निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा? 3808 मीटर क्यूब आ जाएगा। उसके बाद बटा में कितना आ जाएगा? 224 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब जो कटेगा उसे काट देंगे, जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे 2 मीटर कट जाएगा तो 1 मीटर बच जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग काटते हैं तो कितना बार में कटेगा? 224 से काटेंगे तो पहला तो एक बार में जाएगा। ठीक है, एक बार में जाएगा तो कितना बचेगा? 380 में 224 को हम लोग माइनस कर देते हैं तो कितना बच गया? 6, 7 में 2 गया तो 5 और 1, 156, यानी 156 कहने का मतलब है कि 1568। ठीक है, तो कितना बार में जाएगा? तो 2 सते 14, यानी कि 1400 और 24 सते 68, यानी 168। तो ये 7 बार में चल जाएगा। ठीक है, यानी 7 बार में काटेंगे तो ये पूरी 1568 कट जाएगा। तो ये कितना आ गया? 17 मीटर, यानी कि हाइट का जो वैल्यू है, ऊंचाई, ठीक है, कमरे की ऊंचाई कितना निकल के आ गया? 17 मीटर। तो देख सकते हैं कि इसमें दोनों फार्मूला का यूज हुआ है, तो दोनों फार्मूला का यूज करके कमरे का जो ऊंचाई है वो 17 मीटर निकला। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में है, और ऑप्शन डी इस प्रश्न का ये सही आंसर है, 17 मीटर। तो कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, आप जरूर बताएंगे। तो चलिए, आप लोगों को यदि अच्छे से समझ में आ गया तो फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, अब ये रहा सरल करें। ठीक है, ये काफ़ी इजी प्रश्न है, ऐसे प्रश्न को तो आप बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। प्रश्न में क्या है कि 21 गुना 8 गुना 21 गुना 16 भाग ब्रैकेट के अंदर 2, फिर ब्रैकेट अंडर रूट 64 भाग 2 ब्रैकेट बंद, इसका स्क्वायर दे दिया है। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न को हम लोग पहले कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इधर ना सॉल्व करके इस साइड को सॉल्व करें। ठीक है, इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में लाएंगे ताकि इधर को भाग करने में इजी हो। ठीक है, तो इसे सिंपल में लाने के लिए क्या करेंगे कि जो 2 लिखा है हम लोग 2 को उसी तरह से छोड़ देते हैं। ठीक है, रूट के अंदर 64 भाग 2 है, तो 64 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा ये 32। ठीक है, यानी रूट 32 आएगा। अब इसका टोटल का स्क्वायर, तो टोटल का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, गुना में यहाँ से ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो इसका ये 32 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा कि 4 दूना 8 आ गया और 4 दिया 12, यानी 128 आ गया। ठीक है,
तो इस साइड का वैल्यू 128 है और 21 गुना 8 गुना 21 गुना 16 को भाग देना है 128 से, ठीक है। तो आगे हम लोग इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जो लिखा है उसे लिख देते हैं 21 गुना 8 गुना 21 गुना 16 भाग में 128। तो चलिए अब जो कटेगा उसे काट देते हैं, बाकी जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें काटने के लिए आप लोगों को पता होगा कि 16 को 8 के साथ में गुना करते हैं तो 128 आता है, ठीक है। तो यहाँ से 8 कट जाएगा और यहाँ से 16 कटने के बाद ये 128 पूरा कट गया, ठीक है। अब 21 को 21 से गुना करेंगे यानी कि 21 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 441। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। तो चलिए देखें कि इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो है 441 आ गया, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में और ऑप्शन ए इस प्रश्न का ये सही आंसर है। तो चलिए फिर आगे नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या बोला है कि 18,000 रुपये की राशि पर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष बाद कुल राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों फिर से एक चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न आ गया है। अब इसमें क्या बोला कि 18,000 रुपये की राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो आप इसको चाहे तो आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं या तो फार्मूला से ना निकाल करके जिस तरह से हम फार्मूला बनाए सिखाए थे वो तो 2 साल के लिए था, बाकी 3 साल के लिए भी और अलग फार्मूला आता है, ठीक है। तो 3 साल का यदि हम लोग फार्मूला निकाले तो कितना हो जाएगा 33.1 आ जाता है, ठीक है। लेकिन उससे ना निकाल करके हम लोग एक और नए तरीके से इसे निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं वो चलिए देखेंगे। पहले कितना है जो यहाँ पर राशि दिया गया है 18,000, तो हम लोग 18,000 लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है कि 3 साल बाद यानी 3 साल तक उसको जो ब्याज मिलते गया 10% के रेट से, तो चक्रवृद्धि ब्याज में 10% का कितना होता है 11 हो जाता है, तो 11/10 हो गया। फिर से करेंगे तो 11/10 हो जाएगा और फिर 11/10% मिलेगा, ठीक है। यानी कि पहला साल में 18,000 रुपया था, 18,000 रुपये का पहला साल में 11/10 ब्याज मिला। फिर दूसरा साल में टोटल यहाँ तक के अमाउंट का 11/10 मिला और फिर तीसरा साल में यहाँ तक के अमाउंट का 11/10 ये ब्याज मिला, ठीक है। तो चलिए अब इसमें जो कटेगा उसे काटेंगे और जो बचेगा फिर इसमें आंसर आ जाएगा। तो 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 से 3 0 खत्म हो गया। अब यहाँ से गुना करेंगे तो 11 गुना 11 करेंगे तो कितना जाए 121 और 121 के 11 से गुना करेंगे तो 1331। तो इसमें आप लोगों को पता होगा कि 11 का क्यूब 1331 होता है, ठीक है। इसमें हम कोई गुना ना करके केवल 11 का क्यूब लगा दिए ताकि समय का बचत हो सके, ठीक है। और जो पता है तो क्यों इसमें हम गुना करेंगे। तो चलिए अब 11 का क्यूब 1331 है तो हम लोग यहाँ से 1331 लिख देते हैं। और उसको गुना करना 18 के साथ में, तो हम लोग 18 के साथ में यहाँ पे गुना कर देंगे, ठीक है। अब आगे गुना करते जाते हैं, कितना आता है 8 1 8 आ जाएगा, फिर 8 3 24 का 4 आ जाता है, फिर बचा 2 8 3 24 25 26 का 6 बचा 2 8 और 2 10 आ गया, ठीक है। फिर 1 से गुना करेंगे तो ये 1331 ही आ गया, तो यहाँ पे हम लोग 1331 लिख देते हैं, ठीक है। अब टोटल को चलिए जोड़ देते हैं, कितना आ गया 8 5 6 और 3 9, ठीक है। 3 का 3 आ जाएगा और 1 1 2 यानी 23,958 रुपया, ठीक है। तो देख सकते हैं कि 18,000 रुपये की राशि पर यदि 10% की चक्रवृद्धि ब्याज लगे तो 3 साल बाद इसका जो कुल राशि होगा वो कितना हो जाएगा 23,958 रुपया, ये टोटल राशि आ गया, ठीक है। अब इसमें यदि केवल ब्याज पूछता तो 23,958 इसमें 18,000 को माइनस कर देंगे तो ब्याज निकल के आ जाएगा। तो इस प्रश्न में ब्याज ना पूछ करके कुल राशि पूछा है, ठीक है। तो कुल राशि इसी तरह से निकलेगा, यानी कि ब्याज और प्रिंसिपल दोनों को जोड़ देंगे तो वो टोटल राशि यानी कि मिश्रधन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर है वो कितना हो जाएगा 23,958 रुपया, और जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा होगा 23,958 रुपये, ये इस प्रश्न का सही आंसर है। तो चलिए उम्मीद है कि आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 108 रुपये के खरीद कर उसे 135 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए इस प्रश्न में अब 108 रुपये में कोई दुकानदार है कि कोई सामान को खरीदता है और उसे 135 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए 108 रुपये का सामान है और उसे 135 में बेचेगा तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि उससे तो हमेशा लाभ ही होगा, क्योंकि 135 बेचा ज़्यादा में और 108 खरीदा कम में है, ठीक है। तो उससे तो लाभ हुआ ही है। लेकिन प्रश्न में पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि कितना % उसे लाभ हुआ है, ये प्रश्न में पूछा है, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए आप पिछले के वीडियो को देखेंगे तो ऐसे प्रश्न हम बता चुके हैं। तो यदि आप इस प्रश्न को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो पिछले के वीडियो को देखेंगे तो आप उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करना सीख जाएंगे। और उम्मीद है कि आप वीडियो को देखकर प्रश्न को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में जरूर देंगे, और जितने लोगों का भी सॉल्व हो जाता है आप कमेंट कर जरूर आंसर दें। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोगों ने आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लिया और क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ नए नए कंसेप्ट को भी सीखे। बाकी इसी तरह से और भी कंसेप्ट सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।